दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। एक तरफ बंगाल में अब तक के सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और दूसरी तरफ बंगाल में विधानसभा के चुनाव लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में आज 7वें दौर के मतदान शुरू हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें इसी दौरान 34 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 284 उम्मीदवारों का भविष्य तय होने जा रहा है और इन 34 विधानसभा सीटों में सबसे अहम सीट खुद ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर की है। तो दूसरी तरफ कोरोना के कहर के बीच चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और आपको ये भी बता दें कि निर्वाचन से जुड़े एक अधिकारी ने ये बताया है कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने देश में कोविड की हालात को देखते हुए पहले ही चुनावी नियमों में भारी बदलाव किए हैं, जैसे कि रोड शो और वाहन शो को अनुमति नहीं दी गई है और साथ ही चुनाव आयोग ने 500 से अधिक लोगों की चुनावी रैली पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को कूच बिहार में हुई हिंसक घटना के बाद से अब सुरक्षा को लेकर भी चुनाव आयोग काफी सतर्क है, अलर्ट है। कूच बिहार में हुई हिंसा में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि
जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक ने साथ ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार कोरोना से हो रही मौतों को छुपा रही है, तो वहीं हालात बहुत खराब है और वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की लगातार मौतें भी हो रही है। चुनाव वो हार चुकी है। वो नंदीग्राम से देखिए, ममता जी के बयानों को अब दो भागों में विभाजित करिए, एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हूँ और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हूँ सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान है और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, जमीन उनकी खिसक गई, उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान। देखिए, ये कोरोना की सुनामी है। हिंदुस्तान के अंदर इससे भयंकर कोरोना कभी नहीं फैला। राजनीतिक पार्टियों में से मैं समझता हूँ तृणमूल ने और बाकी पार्टियों ने तो अपनी रैलियां कैंसिल की, परंतु बीजेपी ने अपनी रैलियां कैंसिल नहीं की और भीड़ के कारण आज वेस्ट बंगाल के अंदर हर दूसरे व्यक्ति का टेस्ट के बाद कोरोना निकल रहा है। इस बात का संज्ञान जहां पे चुनाव आयोग को लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसका जो मैनेजमेंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि मिलिट्री हाथ मिले। बिना ऑक्सीजन के पूरे देश के अंदर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम हो नहीं पा रहा। भारत सरकार ने जनवरी तक ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कराया है। देश के अंदर इसकी इतनी एक्यूट शॉर्टेज का कारण भी यही है और आज दिल्ली सरकार की जो लागत 3 गुना बढ़ गई है, परंतु हमारा 380 टन से बढ़ा के 480 टन तो किया, परंतु हमें 380 टन भी पूरा नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि दिल्ली सरकार हर 5-6 घंटे के बाद हॉस्पिटलों, बड़े हॉस्पिटलों में सप्लाई तो दे पा रही है, परंतु बहुत कम मात्रा के अंदर सप्लाई दे पा रही है ताकि काम चलता रहे और कहीं व्यक्तिगत हानि पेशेंट्स को ना हो। परंतु इतनी शॉर्टेज के साथ मैनेजमेंट करने के लिए मैं जहां सरकार को बधाई देता हूं, वहीं पे भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली की तरफ भी ध्यान दें। जितने जितने स्टेटों में चुनाव हुआ है उन सब स्टेटों का आंकड़ा देखिए तो बंगाल से ज्यादा है। तो ममता बनर्जी को राजनीतिक से ज्यादा अपना पर्सनल ग्रीवांस, पर्सनल दोषारोपण पर ज्यादा विश्वास करती हैं और उनका ये सब बयान कोई राजनीतिक बयान तो है नहीं, सब बेतुका एक प्रोटोकॉल के बाहर जाके बयान देना, इससे बंगाल की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मालदा जिला में सबसे पिछड़ा हुआ अगर विधानसभा है वो रतुआ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेंट लेबर्स। यहाँ पे कोई काम का मतलब जो नौकरी का है व्यवस्था है नहीं। लोग यहाँ पे पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं ओनली फॉर काम के लिए। तो आज यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बेकारी, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे संतरास। ये जो संतरास होती है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गिरोह है, मतलब पूरा रतुआ में संतरास का एक बहुत बड़ा इशू है और सबसे बड़ा इशू है डेवलपमेंट का। यहाँ कोई डेवलपमेंट नाम का कुछ नहीं है। हमारे जो एमएलए साहब हैं वो माइग्रेंट्स एमएलए हैं, लास्ट 15 साल से वो हमारे यहाँ के एमएलए हैं। हाँ, बेसिक कम्युनिटीज़ की कोई काम नहीं हुई है इनके यहाँ। उनको वो माइग्रेंट क्यों बोल रहा हूँ, वो सिर्फ वोट के टाइम आते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। उनका वोट के टाइम आना है। लोग इस बार मन बना लिए हैं, लोग भाजपा के साथ है। लोग का एक ही बात है, डेवलपमेंट के लिए वो वोट देंगे। दीदी तो कह रही कि डेवलपमेंट हुई है। नहीं, दीदी कह रही है वो 90% काम कर लिए हैं और उन्नयन डेवलपमेंट रास्ता में खड़ा हुआ है। आप तो आज पूरा रतुआ कवर करेंगे, आप डेवलपमेंट हर रास्ते में आपको दिखेगा। डेवलपमेंट रास्ते में रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेसिक व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन सिस्टम पूरा चरमरा गया है।
ठीक है, और जो बेसिक इम्यूनिटीज जो एक चाहिए वो एकदम जीरो है। बाद बाकी डेवलपमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आप महानंदा टोला बिलाईमाड़ी जाएंगे, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है नदी भांगन, सॉइल इरोशन वाली समस्या। आज वहाँ के लोगों की हजार हेक्टेयर जमीन पानी के अंदर चली गई, नदी के अंदर चली गई। सरकार इस समस्या पे ध्यान दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं करके इसको नहीं करने दे रही है। ये काफ़ी इश्यूज हैं, बहुत बड़ी इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज लोग इस बार मन बना लिए हैं। लोग, रतुआ के लोग भाजपा के साथ हैं। रतुआ के लोग का सबका एक ही नारा है, एक संगे लुड़बो सोना रतुआ गुड़बो। दादा, इस बीच कोरोना का स्थिति बहुत ही गंभीर है। हालांकि मालदा जिले में भी कल जो है 600 से भी ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान चुनाव अभी हो रहे हैं, सुबह सुबह लोग भी आ चुके हैं। प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप तो जो कोरोना का जो फर्स्ट वेव था, अब उसमें आपने देख लिया था कि हमारी बंगाल सरकार की क्या ढिलाई थी। इस बार भी बहुत ढिलाई है, ठीक है। तो हम लोग अपने तरफ से क्या किए हैं, हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं कि कोविड तो बढ़ रहा है, जो बनना चाहिए उससे ज़्यादा ही बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आदमी लोग सोच रहा है कि कुछ अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए, इसलिए उसको सोशल डिस्टेंस रख के भी वोट देना आ रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? लोग का रतुआ में नहीं, यहाँ मतलब प्रिपरेशन क्या नजर आ रहा है? प्रिपरेशन अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल माना जा रहा है। हाँ, जरूर, सब कोई डिस्टेंस में ही है। अभी फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग में है, अभी बाद में बता नहीं सके क्या होगा। नगर में एक जगह में मेरा पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दे रहा, तो आरओ से बात करके वो समस्या का समाधान हो गया। बहुत जगह में ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, बहुत जगह में, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी आप जो सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप ईवीएम काम नहीं कर रहा है, वोटिंग लेट हो रहा है क्या? लेट हो गया वेटिंग, मशीन खराब था, मशीन को ठीक करना पड़ा। फिर बोला कि जैसे जो एक जगह में मशीन, दूसरा मशीन आ गया, जो मशीन जाना चाहिए, जो सीरियल नंबर, वो दूसरा मशीन आ गया। कहाँ पे हुआ ये? बूथ नंबर मेरे खाता में लिखा हुआ है। तो फिर आरओ मैडम ने बोले कि उसी से हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टीएमसी वाले इसका प्रॉब्लम करने लगा, बोले नहीं वो मशीन से नहीं होगा, पूरा मशीन चेंज करना पड़ेगा, मैंने एवरीथिंग चेंज करना है। उससे टाइम चला गया, तो 1-2 घंटा तो ऐसे ही चला गया, वेस्ट हो गया बहुत सारे। अभी कंप्लेन आया है कि वोटर्स लिस्ट मांग रहे, ऐसा तो मांगना नहीं चाहिए। आपका आईडी कार्ड अगर हो, वोटर्स कार्ड अगर हो तो उससे चले, लेकिन लिस्ट मांग रहे, उससे 2-3 जन 4 जन वापस चला गया, तो उससे भी प्रॉब्लम हुआ। हम फोन किए, मैंने कंप्लेन किए, तो वो भी देख रहे। तो ऐसा कंप्लेन आ रहे बहुत सारे। ये कंप्लेन्स को इलेक्शन कमीशन सारे एकदम। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? डेफिनेटली परिवर्तन होगा, बहुत अलर्ट है। देखिए, एकदम कोविड रूल मान के चल रहे हैं, सबके पास मास्क है, मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, और सीआरपीएफ पूरा भर्ती है। अंदर में भी ये मेरा फर्स्ट बूथ, अभी आए हम सारे, अभी तक तो ठीक है। आगे क्या पूरे दिन का आज क्या रहेगा? सारे बूथ में हम जाएंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है सबको मोटिवेट करना है। पाएंगे जीत के? तो इसी मुद्दे में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं सीधे फोन लाइन पर। उमेश सिंह बीजेपी नेता और दूसरे हैं दयाशंकर टीएमसी नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दयाशंकर जी, सवाल आपसे है, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव जारी है और आज 7वें चरण के दौर का चुनाव चल रहा है, तो कितने शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, और छठे चरण की अगर बात करें तो वो किस तरीके से हुए हैं? देखिए, हम लोग के तरफ से तो हमेशा से शांति व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी कहा था कि अगर टीएन शेषन जी का 10% भी ये चुनाव आयोग काम किया होता तो आज बंगाल की हसर नहीं हुई होती। यानी कि ये जो चुनाव आयोग है सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बना हुआ है। हाईकोर्ट ने ये कहा था, कोलकाता हाईकोर्ट में कहा था, टीएन शेषन का 10% भी काम किए होते तो बंगाल की हालात नहीं हुई होती। यानी जो कोविड से
महामारी में लोग की जाने जा रही हैं, पूरे देश में जा रही हैं, ये स्थिति नहीं आई होती अगर दीदी की बात मान ली गई होती तो। अब तो शुरू से ही कहते थे कि साल भर तक पूरा देश कोविड में गुजरा हुआ है, देश की माली स्थिति सही नहीं है, जनता की स्थिति सही नहीं है, नोटबंदी से भी स्थिति खराब, उसी समय तो देश की स्थिति खराब हो चुकी थी, तो कम से कम समय में चुनाव कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता गया, जिससे कोलकाता हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा। तो ये तो अब देश की जनता जो स्थिति है, अब तो पानी तो बिकता था बोतलों में भर के, अब देखिए कभी तो एक आध बार आपके चैनल पे मैंने बोला था कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग ऑक्सीजन भी बेचेंगे। अब वो तो दिन आ गया कि लोग ऑक्सीजन भी ब्लैक में खरीद रहे हैं, वो भी नहीं लोगों को मिल पा रहा है। तो बताइए क्या जनता, देश की जनता पूरी इसीलिए इनको चुनी थी ये स्थिति कर ले। यदि इनके अंदर थोड़ी सी भी जनता के प्रति स्नेह प्रेम रहता तो साल भर का समय मिला था दूसरी लहर आने कोरोना की, जरूर कुछ ना कुछ किए होते, लेकिन साल भर ये लोग ताली थाली बजवाते रह गए और जुमला छोड़ते रह गए, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी मानवता बची हुई है, मॉरलिटी बची हुई है, तो पूरे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश को हैंडओवर कर देना चाहिए, दूसरी व्यक्तियों को वो चलाएं। जी, तो सर अब क्या लगता है, अगर हम आज के जो 7वें चरण का जो चुनाव हो रहा है तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा है कि बंगाल में लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया, जहाँ टेस्ट के दौरान अब हर व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, सभी लोग मास्क लगा रखते हैं, 2 गज की दूरी बनाए हुए हैं और बहुत सावधानी पूर्वक, वैसे भी बंगाल के लोग बड़े ही समझदार ईमानदार होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि दूसरे स्टेटों की अपेक्षा अगर उनको बस में भी चढ़ना होता है तो महिलाएं, स्टूडेंट, इसके बाद कोई भी व्यक्ति होते हैं बंगाल के, तो ऑटोमेटिक ट्रेनों में देखेंगे तो वो लाइन लगा के चलते हैं। तो ये चुनाव है वो कितनी शालीनता से, कितने अच्छे तरीके से वो जाएंगे, इसका वर्णन और इससे पूरे भारत को सीख लेनी चाहिए। चलिए उमेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात आप देख रहे हैं कि कोरोना काल है, दूसरी तरफ इसी बीच में अब बंगाल चुनाव भी है, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है, ये खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है जो बंगाल में जो लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया है, जो आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है, ये प्रधानमंत्री रैली के दौरान ही देखने को मिला है। देखिए, एक बहुत ही दुखद है और ये पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये बीमारी, महामारी, कोरोना महामारी फैली हुई है। ये वाकई में बहुत ही दुखद है और इसके लिए निश्चित तौर पे हर एक व्यक्ति को आज के दिन पे आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। इसको सबको एकजुट होकर के पक्ष विपक्ष एवं जनता को, सबसे बड़ी जनता को भी बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा और खुद को, अपने आप को जो है बचाना पड़ेगा। यही इसके लिए सबसे जरूरी है। और सबसे आज चुनाव 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। मेरा सभी पूरी जनता के, बंगाल की जनता से, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे पंचायत चुनाव में भी सभी से अनुरोध है कि पूरी तरह से बचें और पूरी तरह से कोविड-19 का पालन करें और मुंह में मास्क लगा के निकलें, पूरी तरह से जो है दूरी बना के वोटिंग करें, जो भी जिस तरह से है वो अपने आप को बचाएं। यही मेरा अनुरोध है पूरी जनता से, सभी से, पूरे देशवासियों से। जी, दयाशंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। तो सर, जिस तरीके से अब बयानबाजी भी की जा रही है कोरोना के कारण लगातार, अब आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है जो साफ जो कोरोना ने अपना रूप जो बरकरार रखा है, जो इजाफा हो रहा है आंकड़ों में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी रैलियों के दौरान ही हुआ है। और क्या लगता है, इसमें राजनीति कम करके एक साथ खड़े होकर, एकजुट होकर, क्या इस महामारी से निजात नहीं मिल पा सकती? जी, देखिए, टीएमसी हमेशा पक्षधर रही है। हम लोग माटी मानुष की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम लोग तो सबके साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, हमारी पार्टी कार्य करना चाहती है। लेकिन भाजपा के लोग जो है, ये जान लीजिए करिश्मा जी, कि इस आपदा के दौरान भी ये लोग राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। एक
गैस टैंक जो था 30 टन ऑक्सीजन लेके इंदौर जा रहा था और ड्राइवर ने बताया कि हमें इंदौर हॉस्पिटल में इस तरह से पहुंचना था कि कुछ लोगों की जान बच जाए। और वो उस दौरान सिर्फ कहा कि मैंने भोजन एक बार किया और हमको तो ये जुनून था कि हमें टैंक किसी तरह पहुंचाना है और जिससे अधिक लोगों की जानें बच जाए। लेकिन समझ लीजिए कि ये भाजपा के लोगों ने चंदर नगर में वहाँ का जो स्थानीय अध्यक्ष था गौरव रणदीव करके कोई था, जहाँ मंत्री तुलसी सिलावट के आने तक 3 घंटा तक ये रोका रहा और उसके बाद ट्रक को रोकने के बाद गुब्बारों से सजाया गया, नारियल और शंख बजाया गया। 3 घंटा रोक कर इसके बाद ये लोग ट्रक को जाने दिए फोटो सेशन करने के बाद। तो अब इनसे क्या उम्मीद बची हुई है, ये चीजें तो समझ में नहीं आ रही है कि ये जो टैंक गैस लेके ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं उनके साथ भी ये फोटो खिंचवा रहे, राजनीति कर रहे हैं। इस आपदा के दौरान जनता पूरी तरह से देश की अब जान चुकी है कि भाजपा वाले लास्ट पे और लोगों के मरने जीने से इनको कोई मतलब नहीं है, न देश से मतलब है न किसी चीज से मतलब है। और ये इसका जीता जाता उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ। दयाशंकर जी तो कई दोहराए नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है। उमेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कि आप किस तरीके से अब आपके पास इतनी भारी चुनौती सामने आ गई है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है हॉस्पिटल में, आप जिस तरीके से आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि अब आंकड़ों में इतना इजाफा हो गया है कि हॉस्पिटल में भी अब जगह नहीं बची है। शमशान घाट की अगर बात करें तो वहां पर मौतों के आंकड़ों में इतना इजाफा हो गया है कि शमशान घाट में भी शवों को जलाने की जगह नहीं बची गई है। अब आपकी तरफ से क्या तैयारी की जा रही है सर? देखिए करिश्मा जी, मैं निश्चित तौर पे मैं अभी सुन रहा था, जो कि मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह की बातें सुन करके और गलत फलत अफवाहों को सुन करके, और इन लोगों को केवल कोयला चोरी और दुनिया भर के उसमें फंसे हैं। अफवाह क्या, कौन सी अफवाह है सर ये? ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की कमी है, अफवाह है सर? आज देखिए, आज जनता को हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। जो आपदा आई है ये किसी की देन नहीं है, ये प्राकृतिक देन है और इसमें ये किसी पार्टी और किसी उसके बीच में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं और पूरी तरह से अभी पूरे देश में 551 ऑक्सीजन का प्लांट और भी लगाने के लिए हर जिलों में भी कर दिए हैं और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए बाहर से विदेशों से भी जो है टैंक मंगाए जा रहे हैं और जो चाहिए युद्ध स्तर पे काम पे लगे हुए हैं, पूरे हर सरकारें लगी हुई हैं। मैं किसी सरकार को इसमें दोष और प्रत्यारोपण नहीं दे सकता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान के हो, कहीं की भी हो। अपनी ताकत भर सब लोग अपनी ताकत से लगे हुए हैं। इसमें प्रोत्साहन और जनता को हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है आज के दिन पे, क्योंकि हर बच्चा आज डरा और सहमा हुआ है। मैं ये सभी से, सारे चैनलों से भी अनुरोध करूं, लोगों को हिम्मत बढ़ाएं। लोग घर में दुबके हुए हैं और डरे सहमे हुए हैं। आज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बात कही है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, किस बात की अफवाहें फैलाई जा रही है? ऑक्सीजन की कमी है, ये अफवाह है सर? ये अफवाहें नहीं है। नहीं, ठीक है, कमियां हैं, क्योंकि जिस तरह से तो उस कमियों को दूर कौन करेगा सर? केंद्र सरकार का हाथ है ना सर इसमें। आप देखिए, थोड़ा सा इसको भी बताइए करिश्मा जी, और लोगों को, विपक्षियों को जो इस तरह की बातें करते हैं और उनको भी थोड़ा सा आंखों से देखें, उस चीज को ध्यान दें, उस पर ज्यादा ध्यान दें। जो जनता के हित में कार्य हो रहे हैं, जो जनता के हित में किए जा रहे हैं, किस तरह से युद्ध स्तर पे पूरे देश में काम चल रहा है, उस पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा वो सब वो उसके जो है वो फर्जी जो आते रहते हैं। आपके पास पूरा 1 साल था, 2020 में व्यवस्थाएं जिस तरीके से थी वो आप भी देख रहे थे। क्या हाल देखने को मिला था 2020 में? आप वो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल अब इस साल भी देखने को मिल रहा है। क्या किया सर 1 साल के अंदर आपने? आप करिश्मा जी देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये 1 साल के अंदर, 1 साल पहले भी किस तरह से कंट्रोल हुआ, पूरी दुनिया ने सराहना किया था माननीय मोदी जी को। माननीय मोदी जी ने अपना नहीं, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हो पाया उन देशों को भी मदद किया, तो पूरा दुनिया ने देखा, आप भी देख रही हैं। आप उसके बाद ये भी आप बताइए, आप ये भी देखिए कि किस तरह से आज किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से मेहनत हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। और दूसरा, आप ये बताने पे अगर लोग बोलना जरूरी समझते हैं, विपक्ष के लोगों को अगर कोई कुछ नहीं है तो उनको तिनके का सहारा मिल जाता है कहीं न कहीं, तो एक अफवाह बना देते हैं। मैं इस बात को रोकना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपसे कि 1 साल में ऐसी ही व्यवस्था हुई कि जो सेंटर से फंड दिए गए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए दिल्ली में बैठे हुए नाक के नीचे केजरीवाल जी के यहाँ, कि 8 प्लांट लगाने के लिए उनको व्यवस्था दी गई और कई थी लगा, एक लग पाया है।
इसी तरह से लोगों का अगर पूछा जाए तो फिर ये होने लगेगा कि पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है। आप जो भी सरकारें भाजपा की है या गैर भाजपा की हैं, आप गैर भाजपा सरकारों में भी पता करके थोड़ा सा देखिए और बताइए, लेकिन ये करने का समय नहीं है। इस समय बस एक आदमी के एक जान बचाने की जरूरत है और उसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी तत्पर ना करके एक साथ होकर काम किया जाए, लेकिन इस दौरान भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दयाशंकर जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर। देखिए करिश्मा जी, विपक्ष तो प्रारंभ से ही यही चाहता है कि जो इतने भारी भरकम वोटों से राष्ट्र की, विश्व की सबके लिए बड़ी पार्टी बताती है, वो कम से कम विपक्ष के कमजोर लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनती थी। आज तक जब भी कोई विपक्ष का लोग आवाज उठाता था तो उनको ये लोग हमेशा कहने का कार्य करते थे कि ये सब हिंदू नहीं है, ये सब ज्यादा अगर थोड़ा टाइट हो जाइए तो कहते थे ये आतंकवादी है, ये ऐसे शब्दों से नवाजते थे। तो ये चीजें अगर नहीं किए होते, उनकी बातों को गंभीरता से विपक्ष के लोगों को लिए होते, सम्मान किए होते, तो संभवतः ये देश की स्थिति नहीं होती। लेकिन अब इनकी आंखें, जब देश पूरी तरह से चारों तरफ जल रहा है, लाशों का ढेर लगा हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो इनकी आंखें अभी खुली है। अभी खुली नहीं कहा जा सकता, अभी इनके ऊपर तो कभी इनकी आंखें खुल नहीं सकती। जयशंकर जी, आपको इसी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर भी लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, मौतों के आंकड़ों में भी वहां पर इजाफा हो रहा है। तो वहां पर अस्पतालों की क्या व्यवस्था है सर? आपने केंद्र सरकार पर तो ढिंगरा फोड़ दिया, लेकिन आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आपका भी हाथ है इसमें? देखिए, वहाँ पे व्यवस्था शुरू से ही बेटर, इनसे बेटर है। ऑक्सीजन प्लांट भी कुछ है वहाँ पे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब देश में पक्ष विपक्ष मिलकर काम करता है, उनकी बातों को गंभीरता से दिया जाता है, तो उस राष्ट्र की उन्नति होती है, उस देश की उन्नति होती है, वहाँ के लोगों की होती है। विपक्ष तो हमेशा से ही चाहता है कि आप मिलकर काम करो, आज देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन इस महामारी काल में भी जब गैस लेकर ट्रकें जा रही है, तो वहाँ भी ये लोग फोटो सेशन और माला फूल चढ़ाना, शंख बजाना, ये अभी भी कुछ तरीकों पे सुधर नहीं रहे हैं। 2-2, 3-3 जगह रोक कर गाड़ियों को ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो देश हित में, जनता के हित में नहीं है। सर, आपने विपक्ष पर तो निशाना साधा है, लेकिन आपकी तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है, आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में। सर, कोरोना काल चल रहा है, राजनीति छोड़कर एक साथ काम करना चाहिए। देखिए, इस समय पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है, और वहाँ पे चूंकि देश के टोटल। सर, आप चुनाव आयोग पर तो आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम है, चलिए उनका काम है ये, लेकिन सरकार किसकी है सर, आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि वोट तो आपको भी चाहिए ना। विकास के लिए तो जनता ये सोचती है कि विकास कराएगी ये पार्टी, लेकिन बाद में ये भी कहा जाता है कि वोट के साथ जब वोट का टाइम आता है तो घर घर वो जाते हैं, हर तरीके से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन होने के बाद वो दिखाई नहीं देते, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी के नेता। सर, कार्य करते तो कुछ ना कुछ संभव हुआ होता जी। ये तो बार बार दीदी ने सभाएं करना मना कर दी कि क्योंकि कोरोना को देखते हुए हम लोग सभाएं नहीं करेंगे। तो बहुत से चीजों को हम लोगों ने तो लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन कहाँ, न तो चुनाव आयोग माना, न तो जितने लोग दिल्ली से आके वहाँ पे प्रचार प्रसार लाखों लोगों को लेकर कर रहे हैं वो लोग माने। तो कोरोना कहाँ से नहीं फैलेगा? ये तो फैला ही रहे हैं, रोकने का कार्य कहाँ कर रहे हैं? जी चलिए दयाशंकर जी, समय का अभाव है तो लास्ट कमेंट सर आपसे लेना चाहेंगे। उमेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब कितनी अभी दोहरी चुनौती आपके सामने खड़ी हो गई है और आगे जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो ये भी बताया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से जो हालात है वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं और आने वाली स्थिति और भी खराब होने वाली है, तो इस स्थिति से आप किस तरीके से निपटेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर कृष्णा जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा केवल अनुरोध है, मैं इस तरह की गलत फलत बयानबाजी नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूंगा, जिस तरह से सेंटर से पैसा गया और ममता दीदी के यहाँ एक भी प्लांट नहीं लगा गैस का साल भर का, ये लोग बोल के आ रहे हैं, लेकिन ये लोग तो
किसानों का पैसा गया, एक पैसा किसी को नहीं दिया गया। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से बदसे बदतर हालत कर दिया वहाँ की जनता का, उसका जवाब जनता दे रही है। ये लोग गलत बयानबाजी, मेरा केवल एक ही अनुरोध है, ये लोग केवल लूट घसोट और कोयले की दलाली में लगे रहे। जो ये समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि एक साथ काम कीजिए राजनीति छोड़कर, और क्योंकि कोरोना काल है, इसमें सभी लोग परेशान हैं, महामारी है ये। तो कोरोना काल में बंगाल में आज 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और इस बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। खैर, अब इस कोरोना काल में कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा ये तो 2 मई को देखने को मिलेगा। और तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले।